आज हम बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्लास 11। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आखिर ये बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या है, यानी बैंक समाधान विवरण क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों होती है, कौन बनाता है, इसमें क्या डिफरेंसेज होते हैं, इसकी नीड क्यों है, आखिर इसके डिफरेंसेज के क्या कारण है। तमाम पॉइंट्स को एक एक करके इनको निचोड़ करके रख देंगे और इस चैप्टर की तमाम बारीकियों का स्टडी आज स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की वो तमाम प्रॉब्लम जो आपके सामने अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये आज से आपके सामने एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है और उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जैसे कि आपको पता है, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है वह अपने लिए एक करेंट अकाउंट बैंक में जाकर के खोल ले, यानी एक ऐसा खाता खोले जिसको हम करेंट अकाउंट कहते हैं। आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जब नौकरी वगैरह करता है या अपना कोई और अन्य काम धाम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा जब वो सेविंग के रूप में, बचत के रूप में रखता है तो उसको वह सेविंग अकाउंट में बैंक में खाता खोलता है, जिसे हम बचत खाता कहते हैं। वह रोज़मर्रा की कमाई से, या कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है या अन्य प्रकार से कोई काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति बचत खाता खोलता है, सेविंग अकाउंट खोलता है और उसमें जा करके अपना पैसा जमा करता है। लेकिन जब एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, क्योंकि उसको डेली पैसा निकालना है, डेली जमा करना है, तो वह अपने लिए करेंट अकाउंट खोलता है, यानी अपने बिजनेस को शुरू करने के बाद सारे लेन देन वह उस करेंट अकाउंट से करता है, यानी चालू खाते से। आज आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब बताई जाएगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटना चाहिए जिसकी वजह से आप ये सोचें कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यार क्या होता है, यार मैं तो ये समझ नहीं पाया हूँ, कितने मास्टर ने समझा लिया पर भाई ये पल्ले नहीं पड़ा। कुछ बच्चों की समझ में जल्दी आ जाता है, कुछ बच्चों की समझ में थोड़ा लेट आता है। अब आपको समझ में कैसे आता है कैसे नहीं, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आखिर बनाया क्यों जाता है और इसको बनाता कौन है। अब आपने ये जान लिया कि व्यापारी वर्ग जो होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अपने लिए एक करेंट अकाउंट खोलते हैं। इस करेंट अकाउंट में उनका काम ये होता है कि वो डेली लेन देन होने वाले तमाम खर्चों को, तमाम इनकम को डेली उसी से ट्रांजैक्ट करेंगे, उसी से ही अपना लेन देन करेंगे। अब हम सामान्य व्यक्ति की बातों को छोड़ करके व्यापारी वर्ग की ओर चलते हैं, बिजनेसमैन की ओर चलते हैं, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। जिसका खाता बैंक में होता है वही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है, यानी बिजनेसमैन बनाता है, फर्म बनाती है, कंपनियां बनाती हैं। अब ये बनाती क्यों हैं? जब बिजनेसमैन व्यापार करता है, अपने काम को चालू करता है, वो तमाम लेन देन जब करता है तो उसके पास एक कैश बुक होती है। कैश बुक जो होती है, इस कैश बुक में जितना पैसा उसके पास आएगा वो सब डेबिट करेगा और जितना पैसा उसके पास से पेमेंट होगा यानी भुगतान करेगा जाएगा, उन सभी को वह क्रेडिट करेगा। इसके बाद ये काम जो वह अपने यहाँ पर अपने कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट कर रहा है, यही सेम प्रोसीजर बैंक में भी होगा। लेकिन क्योंकि बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि अपने ऐसे इस प्रकार के लेन देन को करती तो है, लेकिन वह पैसा उसका अपना नहीं होता है, वह पैसा दूसरे का होता है, यानी व्यापारियों का होता है, आम जन का होता है। इसलिए वह उस ट्रांजैक्शन को, उस लेन देन को थोड़ा अपोजिट कर देती है, यानी वह जितना पैसा उसके पास जमा होगा वह क्रेडिट करेगा और जितना पैसा उसके पास से निकल जाएगा उसको वो डेबिट करेगा। यानी अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि बैंक हमारे ही पैसे को, यानी हम अगर बिजनेसमैन हैं तो हमारे ही पैसे को अपने यहाँ पर क्रेडिट करेगा। क्यों क्रेडिट करेगा?
क्योंकि वह पैसा उसका नहीं है, वो हमारा समझ करके वहाँ पर क्रेडिट कर रहा है। और जो हम निकाल लेंगे हमारे यहाँ से पेमेंट करेगा, हमारे को पेमेंट करेगा, हमें पेमेंट करेगा, यह हमारे द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को या हमारे खर्चों का भुगतान करेगा, तो वह अपने यहाँ पर डेबिट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो बैलेंस हमारे कैश बुक में यानी रोकड़ बही में डेबिट होता चला जाएगा, यानी हमारे पास आता चला जाएगा, आ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहेंगे। इसी चीज को अगर बैंक वाले के हिसाब से जो वह ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उन तमाम लेन देनों को हमें उन्होंने एक पासबुक दिया होता है, उस पासबुक में वो एंट्री करते हैं। जब महीने की अंतिम तारीख हो जाती है तो व्यापारी वर्ग के जो उनके अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, मुनीम वगैरह होते हैं, उस पासबुक को लेकर के बैंक में जाते हैं और उस पासबुक को बैंक में दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें पूरे महीने भर की एंट्री कर दो। आप लोग भी जाते होंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट जो आपके पास पासबुक होती है, उसमें भी आप लोग महीने दर महीने एंट्री करवाने जरूर जाते होंगे। अब क्योंकि आप व्यापारी नहीं हैं, आप एक आम व्यक्ति हैं, तो आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें डेली पैसा निकालना जमा करना तो होता नहीं है। व्यापारियों को डेली पैसा निकालना और जमा करना होता है, इसलिए उनकी जो पासबुक होती है उसमें बहुत ट्रांजैक्शन एक एक दिन में हो जाते हैं। इसलिए वो एक महीने की ही लेन देन के अंदर अपने ट्रांजैक्शन को पासबुक में इंटर करवाने यानी उसकी एंट्री करवाने के लिए जाते हैं। तो जब पासबुक में एंट्री करवाते हैं तो बैंक में पासबुक को दिखाया जाता है कि इसमें आप एंट्री कर दीजिए, आप लोग भी जाते होंगे। तो जब पासबुक में एंट्री बैंक करता है तो बैंक के पास जितना पैसा हमारे अकाउंट में, यानी अगर हम व्यापारी हैं तो हमारे अकाउंट में जितना पैसा जमा हुआ है पूरे महीने में और जितना पैसा निकाला गया है, यानी जितना पैसा जमा हुआ यानी कि क्रेडिट हुआ है, बैंक में जब जमा होगा तो क्रेडिट होगा और जब निकाला जाएगा तो डेबिट होगा, यानी कैश बुक का बिल्कुल अपोजिट। तो वह सारी एंट्री हमारे पासबुक में कर देगा। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे लेन देन महीने भर में हो जाते हैं जो कि कैश बुक में हुआ है उसका लेखा जोखा, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है। कुछ एंट्री जैसी होती हैं जो कि पासबुक में लिख दी जाती हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब कैश बुक में व्यापारी को पता नहीं चलता है, इसलिए वह उसकी एंट्री नहीं करता है। इस कंडीशन में होने वाले जो ट्रांजैक्शन आते हैं उसमें जैसे चेक इशू किया गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इशू का मतलब है व्यापारी ने चेक काट कर किसी को दिया, जाओ मेरे खाते में से पैसा निकाल लो, लेकिन 31 मार्च की डेट आ जाती है और जिसको उन्होंने चेक दिया है वो अभी घर में ही बैठे हैं चेक धर के, और उसको ना ही बैंक में ले गए ना ही उसको पैसा निकालने की उन्होंने कोशिश की, और वह चेक उनके पास पड़ा हुआ है। जबकि व्यापारी ने जब चेक काट दिया तो अपने यहाँ कैश बुक में लिख दिया, यानी कैश बुक में क्या लिखेगा, हमारे यहाँ से इतने रुपए क्रेडिट हो गए, लेकिन वह पैसा पासबुक में डेबिट भी हो जाना चाहिए 31 मार्च तक, लेकिन बाई चांस वह प्रेजेंट नहीं हुआ तो वह निकला ही नहीं। तो इस प्रकार का जो लेन देन हुआ एक तरफा हो गया, यानी एक तरफ तो हुआ लेकिन दूसरी तरफ नहीं हुआ, यानी कैश बुक में हुआ लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। इसी प्रकार से इसका अपोजिट हो सकता है। हमें चेक मिला, यानी कि हमने चेक लिया किसी ग्राहक से, उस ग्राहक से चेक लेकर हमने बैंक में जमा कर दिया, किसी कारणवश उस चेक में त्रुटि थी, सिग्नेचर में फर्क हो सकता है या उसमें डेट वगैरह में फ्लक्चुएशन हो या अमाउंट में और लिखी गई रकम में थोड़ा सा डिफरेंट हो या कुछ और भी बात हो सकती है, या कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, किसी कारणवश वह चेक हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ क्योंकि वह पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया बैंक किसी कारण से। तो इसका दूसरा सिचुएशन क्या बना, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास चेक आया है, बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में जमा भी हो गया है, तो हमने अपने कैश बुक में डेबिट कर लिया, लेकिन पासबुक में उसको क्रेडिट होना जरूरी था, लेकिन वह पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी एक तरफा एंट्री हुई, कैश बुक में तो हुई लेकिन पासबुक में नहीं हुई।
तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कैश बुक और पासबुक के दोनों डिफरेंसेस को, यानी इनके बीच में होने वाले डिफरेंसेस को समाधान करने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसी को ही हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। रिकॉन्साइल मीन्स होता है समाधान, रिकॉन्सिलेशन इसीलिए उसका नाम रखा गया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट इन विच डिफरेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर रिकॉन्साइल्ड। इसका मतलब है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा विवरण है जिसमें कैश बुक और पासबुक यानी कि रोकड़ बही और पासबुक दोनों के जो अंतर होते हैं उसका समाधान करने का विवरण पत्र है। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है और आपकी समझ में भी आ जाती है। अब हम इसी के बेस पर आधारित क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे और आपको एक एक करके पॉइंट समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है उसमें 4 प्रकार के बैलेंसेज काम करते हैं। पहला बैलेंस, अगर हमारे पास कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस है और डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कम बैलेंस है, तो इसका मतलब यह है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक है, यानी हम पॉजिटिव में है, हमारे पास पैसा है। अब इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे पास से बहुत ज़्यादा पैसा जा चुका है, यानी हम पेमेंट ज़्यादा कर चुके हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं आया है, तो इसका मतलब है वह क्रेडिट बैलेंस हो गया है। उसको हम ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन समझते हैं, क्योंकि सही बात है जब हमारे पास पैसा है तो बैलेंस में चल रहे हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं। इसी प्रकार से पासबुक के बैलेंस को, जब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, उसका मतलब है हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा हमारे खाते में जमा है। लेकिन अगर क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे ऊपर बैंक वालों का पैसा ज़्यादा है, यानी हम ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में है, यानी हमने बैंक से ज़्यादा पैसा ले रखा है। इस प्रकार से बैंक बैलेंस के हिसाब से अगर पासबुक का जब बैलेंस चेक करते हैं तो वहाँ पर जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मतलब बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक होता है। उसी जगह पर जब डेबिट साइड में बैंक का बैलेंस हमारा पासबुक का डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। यही सेम प्रोसीजर कैश बुक के डेबिट क्रेडिट में भी चलता है। डेबिट का बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो हम कहेंगे नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इस सिचुएशन को समझने के लिए हम इसके सवालों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो हमें इसको 2 भागों में इसके ट्रांजैक्शन को बांटना होगा। पहला वह भाग जिसमें हमें फायदा ही फायदा नजर आता है, दूसरा वह भाग जिसमें हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। इसको हम समझने के लिए हमेशा फायदे और नुकसान के नजरिए से चलेंगे। और दूसरी बात, हमेशा बैंक बैलेंस को ही प्राथमिकता देंगे, यानी कि बैंक बैलेंस की जो पासबुक है, पासबुक में ही एंट्री बैंक वाले करते हैं, तो जो पासबुक है उसको ही हम अपने कैलकुलेशन का मुख्य आधार मानेंगे। जो हमारा पासबुक है उसी को ही हम सबसे बेस्ट प्रेफरेंस देंगे, यानी अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी अगर उसमें फायदा हो रहा है तो फायदा मानेंगे, नुकसान हो रहा है तो नुकसान मानेंगे, प्रॉफिट है तो पासबुक के हिसाब से प्रॉफिट लॉस समझेंगे, कैश बुक के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे।
कैश बुक में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इग्नोर मारो यार। पासबुक में क्या हो रहा है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको पासबुक के नजरिए से देखना है। आखिर पासबुक में इस ट्रांजैक्शन का क्या असर पड़ रहा है, क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस दोनों को बहुत ही बारीकी से इस पासबुक के हिसाब से समझेंगे। अब प्रॉफिट कैसे होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस को आप ध्यान से सुनेंगे और यहां पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट बैंक में कैसे होता है। सबसे पहला प्रॉफिट का आइटम क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब हुआ चेक व्यापारी ने काट दिया, जिसको काट के दिया उसने बैंक से पेमेंट लिया ही नहीं, तो व्यापारी का पैसा बैंक में ही जमा रह गया, यानी पासबुक से एक पैसा नहीं निकला, तो प्रॉफिट हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट जो बैलेंस बैंक में व्यापारी का जमा है उस पर बैंक वालों ने ब्याज दे दिया, व्यापारी को पता ही नहीं है कि बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट कर दिया है, ये भी फायदा हो गया। चेक्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक वालों ने चेक कलेक्ट कर लिया है लेकिन इसकी जानकारी व्यापारी को है ही नहीं कि उसके खाते में बैंक ने कहीं से चेक कलेक्ट करके जमा कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने कुछ ग्राहकों को बोल देते हैं कि भाई अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते हो तो मेरा फलाना फलाना अकाउंट नंबर है, आप उसमें पैसा जमा कर सकते हो और उसके बाद डिटेल हमारे पास भेज सकते हैं। ऐसा होता भी है और आजकल तो ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है तो जाहिर सी बात है तो ऑनलाइन पेमेंट आएगी ही आएगी। अदर तरीके से क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स कलेक्टेड बाय बैंक। मान लो व्यापारी ने दूसरे लोगों को लोन दिया है यानी ऋण दिया है और उस ऋण का जो ब्याज जो उनके ऋणदाता लोग हैं, डेटर्स हैं, जिनको उन्होंने लोन दिया है, अब वो लोग इनको ब्याज नहीं देते बल्कि उनके खाते में, व्यापारी के खाते में ही पैसा जमा कर देते हैं। अब व्यापारी को तो पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में ब्याज का पैसा जमा हो गया है, इस प्रकार से फायदा हो गया। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि सीधे व्यापारी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं, तो यानी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अर्थात ग्राहकों के द्वारा सीधे रकम व्यापारी के खाते में जमा की गई। अन्य प्रॉफिट्स हो सकते हैं जैसे कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मान लीजिए व्यापारी जो बिजनेसमैन है, इसने अपने बचे हुए अपनी बचत का जो पैसा है किसी दूसरी कंपनी में, फर्म में, बैंकिंग संस्था में जमा किया है, वहां से उसको डिविडेंड के रूप में पैसा आता है, या शेयर में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड के रूप में पैसा आएगा। अब वो आता है सीधे व्यापारी के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, बैंक ने डिविडेंड को कलेक्ट करके व्यापारी के खाते में जमा कर दिया। जब वो रकम जमा हो गई तो व्यापारी को तो पता ही नहीं है कि उसके अकाउंट में डिविडेंड का पैसा जमा हो गया। इस प्रकार से डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने डिविडेंड का पैसा कलेक्ट करके व्यापारी के खाते में जमा कर दिया, ये भी फायदा हो गया। इस प्रकार से आपने यहां पर प्रॉफिट होने वाले ट्रांजैक्शंस समझ लिया है, यानी ऐसे लेन देन जिनसे व्यापारी को फायदा ही फायदा नजर आता है। अब समझते हैं लॉस। लॉस क्या होता है। अब लॉस का पहला ट्रांजैक्शन है चेक्स सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। चेक व्यापारी ने भेजा बैंक में वसूली के लिए, वसूल नहीं हुआ, पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है, इसी का ही मतलब दूसरा रूप है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या कलेक्टेड या डिपॉजिटेड बाय बैंक, यानी बैंक में चेक जमा किया गया लेकिन बैंक के द्वारा क्लियर नहीं हुआ, यानी संग्रह नहीं हुआ, वसूल नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ, सबका मतलब एक ही हुआ, यानी कि पैसा पूरी तरह से व्यापारी खाते में जमा ही नहीं हुआ, यानी नुकसान हो गया। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। मान लो व्यापारी का ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक में, व्यापारी का पैसा उल्टा व्यापारी ने ले रखा है, उसका जमा ही नहीं है वहां पर, तो बैंक वाले ब्याज जरूर लगाएंगे। अब बैंक वाले जो ब्याज लगाते हैं उसको वो डेबिट करते हैं व्यापारी के खाते में, जब डेबिट करते हैं तो व्यापारी को लॉस हो जाता है। इस सिचुएशन को भी हम इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, यानी कि ब्याज की रकम बैंक के में व्यापारी के खाते में डेबिट किया गया।
अर्थात बैंक द्वारा ब्याज की रकम डेबिट की गई, इससे व्यापारी को नुकसान हो गया, क्योंकि पासबुक में जो चीज डेबिट होती है वो नुकसान ही तो होती है। तीसरा नुकसान क्या है? अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। इसका मतलब है बैंक को हमने कह रखा है कि आप हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल या अदर टाइप के जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेज होते हैं, हाउस टैक्स वगैरह, अगर आएगा तो आप इसको पेमेंट कर दीजिए। तो इस सिचुएशन में बैंक हमारे ऐसे खर्चों का भुगतान कर देता है। अब कितना पेमेंट उन्होंने कर दिया हमें पता ही नहीं चलता, वो तो हमें जब पता चलेगा जब हम पासबुक में एंट्री करवाएंगे। लेकिन इस दौरान हमारा नुकसान हो चुका होता है। इस सिचुएशन में हमारे सारे घाटा भी बोला जाएगा, यानी इन सभी खर्चों को हम लॉस बोलेंगे। अमाउंट पेड बाय बैंक फॉर टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, अदर एक्सपेंसेस, इस प्रकार के चीज़ों का जो भुगतान होता है, इस प्रकार के खर्चों का जो भुगतान होता है, ये व्यापारी का लॉस होता है और बैंक वाले पासबुक में इसको डेबिट कर देते हैं। दोबारा अगला पॉइंट कौन सा हो सकता है लॉस का? दूसरा लॉस होता है अमाउंट मिस डेबिटेड बाय बैंक। कभी कभी बैंक वाले गलती से भी डेबिट कर देते हैं। डेबिट गलती से कैसे होता है? ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए गलती से डेबिट होता है। अब वो डेबिट क्यों होता है? उसको कोई रीजन नहीं होता है और मिस डेबिटेड का नाम डल जाता है उसमें, यानी बैंक द्वारा गलती से रकम डेबिट की गई। अब बैंक ने डेबिट किया है तो भाई बैंक ने नुकसान कर दिया है, हमारा तो लॉस हो गया। अगला लॉस क्या हो सकता है? अगला लॉस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास, जैसे हमने किसी से माल खरीद रखा है उधार, अगर उधार खरीदा हुआ है तो हम उसको बिल साइन करके एक्सेप्ट करके दे चुके हैं और उस बिल की ड्यू डेट है 1 महीने 2 महीने की और वह ड्यू डेट आ जाती है। वह व्यापारी जिसको हमने बिल एक्सेप्ट करके दिया है, वह बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में, अपने बैंक में जाएगा और हमारे यहाँ से उतना पैसा डेबिट हो जाता है। यानी अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, यानी बिल्स पेबल का पैसा बैंक द्वारा पेमेंट कर दिया गया। इस सिचुएशन में क्या हुआ? इस सिचुएशन में हमारा नुकसान हो गया, यानी हमारा लॉस हो गया। अगला लॉस क्या हो सकता है? चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। चेक हमने वसूली के लिए भेजा लेकिन डिसऑनर हो गया, यानी कि हमारे खाते में जमा ही नहीं होगा, बाउंस हो गया। यहां भी व्यापारी का लॉस हो गया। अगला, इसी डिसऑनर की सिचुएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, हमने चेक काट के दिया लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब है जिस पार्टी को पैसा देना था वो पैसा उन्होंने निकालने की कोशिश हमारे अकाउंट से की, लेकिन हमारे अकाउंट में से पैसा ही नहीं निकला, क्योंकि उस चेक में कोई डिफेक्ट रहा होगा या कुछ गड़बड़ हो गया होगा। लेकिन हमारा पैसा तो बच गया, हमारे खाते में ही रह गया, इसलिए हमें फायदा हो गया, हमारा पैसा गया ही नहीं। क्योंकि हम पासबुक की नज़र से चलेंगे तो पासबुक में पैसा निकलेगा नहीं, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया ही नहीं है। एक अंतिम लॉस का आइटम और बचा हुआ है, जिसका मतलब होता है बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, यानी बैंक जो व्यय के खर्चे होते हैं, जो खर्चे होते हैं बैंक चार्जेज जिसे बोलते हैं, उसे बैंक ने डेबिट कर लिया। यह भी एक प्रकार का नुकसान है जिसे हम लॉस की तरह ही समझेंगे और यह भी व्यापारी का यानी बिजनेसमैन का लॉस माना जाएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है, इसके ट्रांजैक्शंस क्या हैं, यही जो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एक तरफ एंट्री होती है दूसरी तरफ नहीं होती है, दूसरी तरफ होती है इस तरफ नहीं होती, यानी कैश बुक में होती है तो पासबुक में नहीं होती, पासबुक में होती है तो कैश बुक में नहीं होती है। इन लेन देनों की वजह से फायदा या नुकसान दो में एक ही चीज होगा, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। इन लेन देनों को यानी इनकी इस लेन देन की वजह से जो डिफरेंस होते हैं कैश बुक और पासबुक में, इनका समाधान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनाया जाता है, वही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। इसीलिए इसकी डिफिनेशन में जब हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज ए स्टेटमेंट इन विच डिफरेंसेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर रिकॉन्साइल्ड, कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेज को समाधान किया जाता है, उस प्रकार के विवरण पत्र को ही बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके स्टेटमेंट के इस प्रकार की प्रॉब्लम की ओर और देखते हैं
आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर एक एक प्रॉब्लम बहुत ही बारीकी से और समझेंगे क्या है इसका तर्क, क्या है इसकी बारीकियां, क्या है इसके ट्रांजैक्शंस, क्या है इसके कारण, क्या है इसका फायदा, क्या है इसका नुकसान। एक बार पता क्या हुआ, ये मेरे बचपन की बात है। एक बार क्या होता है कि जब मैं बहुत छोटा सा था तो उस दौरान लगभग 5-6 साल का रहा होऊंगा या 7 साल का रहा होऊंगा, हमारे गांव का जो बगीचा है उस बगीचे में कम से कम 20-25 पेड़ रहे होंगे। तो गांव में क्या होता है, हमारा गांव सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर हमारे गांव में लम्हुआ के आसपास, अगर आप लोग देखते होंगे तो लम्हुआ के आसपास ही हमारा गांव पड़ता है। तो वहाँ पर हमारे बगीचे, गांव का जो बगीचा है 7 बगीचे थे, उसमें से जो हमारे घर के पीछे वाला बगीचा था उस बगीचे में आम का मौसम था। तो आम के सीजन में क्या होता है कि एक बार आम अगर फल मतलब पेड़ों में लग गया है तो अगली बार लगना ही नहीं होता है। एक बार अगर फल उसमें आ गए तो अगली बार लगेगा ही नहीं। तो उस साल बहुत कम फल लगे थे, वैसे ही 2-4 पेड़ों में जो है छोटे जरा मरा से लगे हुए थे। तो एक आम सबसे ऊपर एकदम चोटी पर इतना बड़ा पीला पीला हो गया, यानी जब आम पक जाते हैं तो पीले पीले नजर आने लगते हैं। तो मैं बगीचे में जा रहा था तो मेरी नज़र सबसे ऊपर वाले आम पे पड़ गई। तो मैंने सोचा कि यार ये तो है तो बहुत ऊंचा, लेकिन आम बहुत अच्छा लग रहा है, इसको तोड़ना चाहिए। अब तोड़ेंगे कैसे, उतने ऊपर चढ़ेगा कौन, ऐसे तो मर जाएगा गिर के उतने ऊपर से। मैंने सोचा कि चलो डला मारते हैं, एक एक ढेला करके मैंने मारना शुरू किया। मैंने 2 ही ढेले मारे होंगे, गांव के कम से कम 10 लड़के इकट्ठा हो गए। अब सब ने धड़ाधड़ 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 मारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा यार सब लोग इसे एक ही आम के पीछे लग गए हैं, मिलेगा किसको। इसी बीच हमारा एक फ्रेंड, हमारा फ्रेंड क्या गांव का एक लड़का महेंद्र नाम का, जो मुझसे 2 साल बड़ा ही रहा, तो उसका जो है ये वाली स्पीड बहुत अच्छी थी, यानी ये वाली मतलब मारने वाली, निशाना लगाने वाली। जब वो आ गया तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार अब यही तोड़ेगा, अब हमारे बस का तो है नहीं। मैं तो थक गया मारते मारते, एक भी ढेला जो है, एक भी कंकड़ आम तक पहुंच ही नहीं रहा है, इसे ही तोड़ पाएगा, हमारे बस का नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब ये तोड़ेगा ना, निशाना लगाएगा, तो मैं जाके पेड़ के नीचे भाग के और एकदम से आम बीन लूँगा। उसने जो है एक बार मारा तो निशाना नहीं लगा, दूसरी बार हो गया कंकड़ उठा के लाया, इतना बड़ा कंकड़ उठा के उसने खींच के मारा एकदम से। जब बहुत तेज मारा तो मुझे लगा कि अब की बार भाई आम गिर ही जाएगा नीचे, और मैं बहुत तेजी से भाग के आम के पेड़ के नीचे चला गया। मैंने सोचा आम गिरेगा, मैं ही दबा के फटाक से ले लूँगा। लेकिन जब उसने कंकड़ मारा और मैं भागा तो उसने मुझसे कहा भाग 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 भाग। मैंने ईंट मारा है, ईंट मारा है, ईंट मारा है, कंकड़ मारा है, कंकड़ मारा है, जोर जोर से कहने लगा। तो मैं सोचा कि हो सकता भाई मेरी खोपड़ी ही फोड़ दे, ये भागूं यहाँ से। तो मैं जो है जहाँ पे भाग के खड़ा हुआ था वहीं जा करके वो ही कंकड़ मेरे सर पे गिरा धड़ाक से। मुझे लगा आम गिरा है मेरे सर पे। मैंने सोचा इधर उधर देखा तो कंकड़ गिरा था। कंकड़ गिरा, जब कंकड़ यहाँ गिरा तो ढक्कन तो खुल गया। देखोगे यहाँ देखोगे तो मेरे यहाँ चोट लगी हुई है, उसी कंकड़ की चोट लगी हुई है। जब कंकड़ चोट लगी और कंकड़ की चोट लगते ही यहाँ पर ढक्कन सा खुल गया तो धीरे धीरे खून ऐसे ऐसे आते आते मेरी नाक पे आ गया। जब मेरी नाक पे आया तो ऐसे जब टपकने लगा तो मेरे से पता नहीं क्या टपक रहा है, ऐसे देखा मेरे हाथ में खून लग गया। जैसे ही खून मैंने देखा मेरी तो हवा ही खराब हो गई, बिल्कुल चिल्लाने लग गया, अरे मैया मुझे तो मार दिया, हमारी मैया मुझको मार दिया। मतलब ऐसे ही भगवान माता सबका नाम चिल्लाने लगा बहुत तेज़ी से। फिर सबको लगा कि अरे यार इसका सर फूट गया लगता है। फिर महेंद्र जिसने कंकड़ मारा था भागा भागा आया, उसने मेरे ऐसे हाथ दबा लिया और मेरा हाथ पकड़ के और सीधा मेरे घर की ओर ले गया। घर पे मेरी मम्मी तो मुझे देखते ही जल्दी जल्दी आई और कही क्या हुआ मेरे लाला कोई चोट लग गई, ये हुआ, पट्टी वट्टी करने की तैयारी करने लग गई। लेकिन मेरे पिताजी आग बबूला हो गए, हरामी नालायक, तुझको मैंने कहा था बगीचे मत जाएगा, क्या करने गया था वहाँ पर। मतलब उन्होंने
पट्टी वट्टी करने के बजाय मुझे उल्टे गाली गलौज बकने लग गए। मैंने कहा अब तो हो गया जो हो गया, मम्मी मेरे पट्टी सट्टी करो। उन दिनों क्या होता था, पट्टी वट्टी तो कुछ होती नहीं थी। मेरे पिताजी का एक इलाज होता था, क्या करते थे वो, सूती कपड़े में आग लगा दी, आग लगा के राख बना दी, राख बना करके जहाँ चोट वोट लगी रहती थी उसमें सरसों का तेल हल्का सा रखा और उस राख को उस पर दबा देते थे। अब भाई उनका पता नहीं क्या उपचार रहता था, हाँ, लेकिन उससे चोट ठीक हो जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत भागे हुए आए, फिर उन्होंने गाली गलौज बकते बकते अपना जो है सब भीड़ लगा दी पूरे गाँव के, और सब लोग सामने अपने मुझे उल्टे सीधे बकते रहे, और माचिस से सूती कपड़ा जला के राख बना के तेल लगा के सरसों का और चिपका दिया। उसके बाद सब गांव के लोग चले गए। बचपन की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, अब हम लोग याद करते हैं तो अजीब सा लगता है। बताओ, अब बगीचे में सारे पेड़ भी, ऐसी आंधी आई गांव में कई बार, कभी लंगड़ी आंधी आ रही, कभी कौन सी आंधी आ रही है समझ नहीं आ रहा है, और एक एक करके सारी आंधियाँ आती रहे और बगीचे साफ होते रहे। 7 बगीचे, सातों साफ, सब सातों साफ हो गए। अब गांव के कलाकार ऐसे हैं जो कि एक पेड़ नहीं लगाया है, 7 के सातों बगीचे नष्ट हो गए, उनमें खेती कर रहे हैं, हर बो रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, लेकिन उस बगीचे में एक पौधा नहीं रखा। 7 के सातों बगीचे बिल्कुल खंडहर हो गए हैं। अब गांव में जाते हैं, उन्हीं बगीचों में देखते हैं, यहाँ कभी पहले बगीचा हुआ करता था, यहाँ बगीचा, कोई नए नए बगीचे बन गए हैं, लेकिन उनमें पेड़ उतने बढ़िया नहीं है। गांव के जो बगीचे होते हैं आम के पेड़ के, उसमें नाम रखा जाता है, जैसे कोई मतलब अगर मान लो कलमी वाला आम है, एक आम हमारे यहाँ होता था, उसका नाक, मतलब उसमें पता नहीं क्या नाक सा डिजाइन होता है ना, तो उसका नाम नुकरियावा रखा हुआ था। और एक आम उसका मटियावा रखा हुआ है, और एक आम है उसका कलमी रखा हुआ है, एक है दशहरी रखा हुआ है, दशहरी कलर का होता है। और एक जैसे हमारे गुड़ होता है ना, गुड़ हमारे यहाँ गुड़ ऐसा होता है गोल गोल वाला, इधर तो ढैया बनती है ऐसे 2.5 5 किलो वाली, वो तो हमारे यहाँ बनती नहीं है, हमारे यहाँ गोल गोल वाली भेली बनती है। तो जो वो आम का पेड़ है उसमें जो आम लगता है वो गोल गोल होता है, भेली की तरह, गुड़ की भेली की तरह। तो वो जो है आम उसको, उस पेड़ को हम बोलते हैं भेलियावा। और ऐसे ही जो दूसरा आम है जिसका मतलब जिसको अगर खा लेते हैं तो चीनी जैसा मीठा होता है, उसका नाम रख दिया चिनियावा। एक आम होता है खट्टा खट्टा आता है तो उसका नाम अमिलहवा। ऐसे ऐसे नाम रखे होते हैं, मतलब अजीब सा। उस समय क्या मतलब, क्या मस्त मतलब ज़िंदगी थी। अब हम शहर में आ गए गाजियाबाद, लेकिन उस दिन को अगर हम याद करते हैं तो लगता है कि बचपन के जो दिन थे वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये कुछ यादें थी जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा इस पर अपने फीडबैक कमेंट के रूप में अवश्य दीजिएगा।